और अब शुरू होती है प्राइम टाइम की हर खबर की ऑप्टिमम डोज प्राइम एट 4 में। सबसे पहले बताता हूं वो खबरें जो खास तौर से प्राइम एट 4 को डोमिनेट करने वाली हैं। आज आप देखेंगे सड़क पर किसानों का घमासान, पुलिस वर्सेस किसान, कहां हुआ लाठीचार्ज, कहां हुआ बवाल, हर एक तस्वीर पूरे डिटेल के साथ आपके सामने होगी। अबू धाबी में सनातन की गूंज, लगे मोदी मोदी के नारे, हिंदू मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले क्या है पीएम मोदी का बड़ा कार्यक्रम, यह भी आपको दिखाएंगे। अशोक चौहान हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल, अगला नंबर किस कांग्रेसी का, यह अंदर की खबर भी आपके सामने होगी। और उत्तराखंड में योगी मॉडल हिट, धामी ने चलाया हंटर, दंगाइयों का सरेंडर, कबूलनामे में क्या आया सामने, यह भी आपके सामने होगा। लेकिन पहले यह अहम खबर देखिए। ब्रेकिंग के साथ बुलेटिन की शुरुआत। सबसे पहले बात किसान आंदोलन की। किसानों के दिल्ली चलो मार्च का आज जबरदस्त असर दिखा। एक तरफ दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर गहमा गहमी रही, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर खूब हंगामा हुआ। शंभू बॉर्डर पर किसान और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हुई। 2 घंटे के भीतर 2 बार आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस पर पथराव किया। किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। शंभू बॉर्डर में किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ी। शंभू बॉर्डर से आई ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ड्रोन के जरिए टीयर गैस के गोले इनके बीच में छोड़े गए, किसानों के बीच में उनको डिस्पर्स करने के लिए। और किसान किस तरीके से यहां बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने के लिए आमादा थे, वहां आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर में हरियाणा को क्रॉस करके दिल्ली पहुंचने का प्लान, और इस बीच में यहां पर जब उन्हें रोका गया तो किस तरीके से बैरिकेडिंग को ध्वस्त करके आगे बढ़ने की तैयारी। और इस बीच यहां पर पुलिस ने किया आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल। और प्राइम एट 4 में इस घटना के संदर्भ में पूरी जानकारी देती ये 4 तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्राइम एट 4, दीज 4 पिक्चर्स। यहां आप देखेंगे शंभू बॉर्डर पर बवाल, कैसे आंसू गैस के गोले ड्रोन के जरिए इनके बीच में फेंके गए। और जब उस समय भगदड़ की स्थिति बन गई, किस तरीके से यहां पत्थरबाजी हुई, उसकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये है हरियाणा और पंजाब की सीमा, जहां से होकर किसान दाखिल होना चाह रहे थे हरियाणा में, और हरियाणा के जरिए फिर आगे दिल्ली तक उनके पहुंचने की योजना है। पहले बहस होती है, फिर हंगामा, और अंत में भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। दिल्ली कूच पर अड़े किसान पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जुटे थे। इस दौरान भीड़ में शामिल किसानों ने जबरदस्ती बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की। पुलिस के लाख रोकने, टोकने और समझाने का इन किसानों पर असर नहीं हुआ। अचानक किसानों की टोली ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से भिड़ने लगी। तभी पुलिस प्रशासन की तरफ से ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले दागे गए। इस वक्त हम शंभू बॉर्डर पर हैं और लगातार यहां टीयर गैस चलाई जा रही है। टीयर गैस से किसानों को पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है। और जैसा कि मैं लगातार बता रहा था कि देखिए आवाजें आप सुन सकते हैं, कैमरे में भी अब आप आवाजें सुन सकते हैं किस तरीके से जो टीयर गैस शेल हैं लगातार चल रहे हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। और किसानों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही थी और वो बैरिकेड की तरफ, बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। ये देखिए फिर से एक और ब्लास्ट की आवाज आई है। ये लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। यहां लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। दरअसल दिल्ली कूच पर अड़े किसानों को समझाने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन 5 घंटे से ज्यादा चली बैठक बेनतीजा रही। उसके बाद किसान नेताओं ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया। घमासान की ये तस्वीरें उसी ऐलान के बाद की। और अब आपको सीधे शंभू बॉर्डर लेकर चलते हैं, वहां की स्थिति आपको बताते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे शंभू बॉर्डर से आती है तस्वीरें आपके सामने। और जैसा हमने आपको बताया, दिन के वक्त यहां से आगे बढ़ने की कोशिश में जब बैरिकेडिंग को ध्वस्त करके आगे बढ़ते हुए किसान नजर आए, वहां पर पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले छोड़े। ओवरऑल वहां की स्थितियां क्या रही, यह रिपोर्ट आपको बताएगी। लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पहली बैरिकेडिंग टूट गई है और अब दूसरी बैरिकेडिंग तक किसान पहुंचे हैं।
फिलहाल किसानों के ऊपर पानी की बौछारें की जा रही हैं। सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं, ब्रिज के ऊपर जो बैरिकेडिंग लगाई हुई थी उसके पीछे वाटर कैनन था और इस वक्त जबरदस्त तरीके से पानी की जो बौछारें हैं वो किसानों के ऊपर छोड़ी जा रही हैं ताकि किसान पीछे हटें, क्योंकि अब किसानों और जो पुलिस बल है, अर्धसैनिक बल है, उसके बीच में दूरी महज कुछ मीटर की बची है। इससे पहले लगातार टीयर गैस सेल चलाए जा रहे थे, हालांकि टीयर गैस सेल अभी भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि पहली बैरिकेडिंग टूट गई है तो किसान बहुत ज़्यादा करीब पहुंच गए हैं जो पुलिस डिप्लॉयड है, हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बल उसके, और दूसरी बैरिकेडिंग जहां पर कंक्रीट की दीवार एक तरीके से बनाई गई थी, सीमेंट के बोल्डर रखे थे ताकि उसको तोड़ा ना जा सके, वहां तक अब किसान पहुंच गए हैं। लेकिन इस बीच उनको रोकने के लिए वाटर कैनन की बौछारें की जा रही हैं। और देखिए बताया जा रहा है कि जो पानी है उसमें कुछ केमिकल भी है, क्योंकि जो पानी का रंग है वो नीले कलर का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उससे ये पानी की बौछारें की जा रही हैं। इस बीच जो ब्रिज की ग्रिल थी उसको भी किसानों ने तोड़ कर नीचे डाल दिया है। प्राइम एट 4 में ये 8 तस्वीरें आपको बता देंगी कि असल में वहां के हालात क्या रहे हैं अभी तक। ये 8 तस्वीरें देखिए जरा। शंभू बॉर्डर पर तनाव है, जाहिर है पुलिस से टकराव हुआ है, वहां आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ है किसानों में, उसके बाद भगदड़ की स्थिति देखी गई है। असल में जेसीबी लेकर पहुंचे थे किसान और वहां जब ये स्थिति बनी तो दोबारा आंसू गैस फायर करना पड़ा, अफरा तफरी का माहौल रहा और उधर पुलिस पर पथराव भी किया गया। ये 8 तस्वीरें शंभू बॉर्डर पर हुए पूरे दिन के घटनाक्रम को आपके सामने रखती हैं। और इन हालात के बाद सरकार ने भी किसान आंदोलन की आड़ में अराजक तत्वों के शामिल होने की आशंका जताई है। सरकार ने ऐसे तत्वों से किसानों को सतर्क रहने की, बचने की सलाह दी है। एमएसपी की खरीद बढ़ी, किसानों का उत्पादन बढ़ा, डीबीटी के माध्यम से राशि पहुंचाने का काम किसानों के खातों में हुआ। बजट जो 27,000 करोड़ था वो 1,24,000 करोड़ हो गया। तो अब कांग्रेस के पास कोई जवाब देने का है सिवाय इस तरह के बयानों के माध्यम से वो दुकानदारी चलाने की बात कर रहे हैं। प्राइम एट 4 में ये तस्वीरें भी आपके सामने मैं रखने वाला हूं। यहां पर मैंने पहले आपको 4 तस्वीरें दिखाई, खास तौर से शंभू बॉर्डर में आज पूरे दिन जो एक्शन रहा वो मैंने आपके सामने रखा। 8 तस्वीरों के सामने आप जरिए आपने ये भी समझा कि किस तरीके से किसान दिल्ली की तरफ बढ़ने के लिए आमादा हैं और कैसे उनको बीच में रोकने की कोशिशें भी चल रही हैं। और अब ये तस्वीरें मैं आपके सामने रखने वाला हूं जिसमें आप समझ पाएंगे इन 5 तस्वीरों के जरिए कालिंदी कुंज बॉर्डर में स्थितियां कैसी रहीं, क्योंकि किसानों का दिल्ली की तरफ जो कूच है इसको लेकर कई जगहों पर एहतियातन बैरिकेडिंग करनी पड़ी है, तलाशी भी चल रही है और उसके चलते बड़ी जगहों पर जाम की स्थिति रही। दिल्ली और नोएडा बॉर्डर में क्या रहा, कालिंदी कुंज के पास क्या स्थिति देखने को मिली, गुरुग्राम बॉर्डर में किस तरीके से रेंगती दिखाई दी गाड़ियां, और सिंघू बॉर्डर में क्या रहा। यहां पर हर जगह पर आप देखेंगे असल में ट्रैफिक की बड़ी अव्यवस्था रही और इस सब के पीछे किसानों का दिल्ली की तरफ कूच करने का प्लान। प्राइम एट 4 आपने दिल्ली के अलग अलग सीमाओं की जो अलग अलग राज्यों से लगती हैं उनकी तस्वीरें देखी। अब आपको विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स का हाल भी बता देते हैं। सबसे पहले आपको सिंघू बॉर्डर लेकर चलते हैं। दिल्ली हरियाणा का ये बॉर्डर है, बॉर्डर ये सील किया गया है और यहां कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, कटीले तार लगाए गए हैं, कंक्रीट बैरिकेडिंग की गई है। मतलब वो जो बैरिकेडिंग पहले की जाती है डिवाइडर में, आप जिन ब्लॉक्स का इस्तेमाल देखते हैं उन ब्लॉक्स के बीच में यहां कंक्रीट भरी गई है और उसके जरिए इसको पुख्ता बनाने की कोशिश की गई है। दोनों सर्विस रोड्स बंद कर दिए गए हैं। हरियाणा पंजाब के किसानों का एंट्री पॉइंट है ये। बैरिकेडिंग की वजह से भयंकर जाम है यहां पर। पिछले आंदोलन में 380 दिन बॉर्डर बंद रहा था। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर डटे रहे थे किसान। और अब आपको दिखाता हूं टीकरी बॉर्डर का हाल। सिंघू बॉर्डर के बाद अब आपको लिए चलता हूं टीकरी बॉर्डर। हरियाणा के बहादुरगढ़ में यह टीकरी बॉर्डर है और यहां पर टीकरी बॉर्डर की जो तस्वीरें हैं वो भी आपके सामने रख रहा हूं। दिल्ली में नक्शे में अगर आप देखें तो टीकरी बॉर्डर किस जगह पर पड़ता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। 5 स्तरों पर सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए गए हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ियां यहां तैनात की गई हैं। दिल्ली और हरियाणा पुलिस के जवान यहां मुस्तैद हैं। कीलों की चादर बिछाई गई है, लोहे के कंटेनर से बैरिकेडिंग की गई है। सर्वेलांस के लिए कैमरे और साउंड सिस्टम लगाए गए हैं लोगों को एड्रेस करने के लिए। भारी जाम से लोगों को यहां भी परेशानी हो रही है। पहले किसान आंदोलन में 380 दिन यहां पर भी आवाजाही ठप रही थी।
और अब आपको दिखाता हूं सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर के बाद गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर। यह है गाजीपुर बॉर्डर। नक्शे में देख लीजिए किस जगह, वहां की तस्वीरें देख लीजिए कि स्थितियां क्या रही, और वहां की जानकारी भी आपको दिखा रहा हूं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला यह बॉर्डर है। गाजीपुर बॉर्डर से लाखों गाड़ियां रोजाना गुजरती हैं, और समझ लीजिए कि यहां पर भी अगर आवाजाही को रोकना पड़ा है तो स्थितियां क्या होंगी। बॉर्डर पर इस समय सख्त पहरा देखने को मिल रहा है और ट्रैफिक महाराजपुर बॉर्डर की तरफ डाइवर्ट कर देना पड़ा है, और इसकी वजह से यहां आने जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। कटीले तार और सीमेंटेड बैरिकेडिंग यहां भी लगाई गई है। निगरानी के लिए यहां भी क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरे लगाए गए हैं, और पब्लिक को एड्रेस करने के लिए यहां भी उस साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए भी यहां निगरानी की जा रही है। जगह जगह लोगों को एड्रेस करने के लिए, उनको निवेदन करने के लिए या कोई ताकीद है तो देने के लिए लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। पहले किसान आंदोलन में यह जगह 1 साल के लिए बंद रही थी। और अब अगली खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। प्राइम एट 4 किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर। शंभू बॉर्डर पर बिगड़े हालात को देखते हुए सख्ती है। टीकरी बॉर्डर की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। टीकरी बॉर्डर पर कंटेनर लगाकर रास्ता रोका गया है। कंटेनर के ऊपर रेत और सीमेंट के बोरे रखे गए हैं। कंटेनर के ऊपर रेत और सीमेंट के बोरे की आवश्यकता पड़ने पर उस जगह से जो सुरक्षा में लगे हुए जवान हैं वो अपनी पोजीशंस भी ले सकें और कंटेनर को थोड़ा हैवी बनाया जा सके कि आसानी से उसको डिस्प्लेस ना किया जा सके। और आइए अब आपको लिए चलता हूं खाड़ी देशों की तरफ। उधर आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की जय जयकार हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और उनको यहां पर राजकीय सम्मान दिया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने। और वो जो भारत के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ एजेंडा चलाने वाली ताकतें हैं, वो इन अरब कंट्रीज को, मुस्लिम कंट्रीज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयकार करते हुए उनके सम्मान में, उनके राजकीय सम्मान में देखिए यहां पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत जब किया जा रहा है तो उन सबको कैसा लग रहा होगा ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अब उनको इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन डायस्पोरा से मुलाकात भी, और वहां स्टेट ऑनर भी उनको दिया जा रहा है। ये तमाम उनकी आइटिनरीज में शामिल, और जाहिर है भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विजिट को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, और उत्साहित हैं वो कंट्रीज भी जिनको भारत के प्रधानमंत्री की मेजबानी का मौका मिल रहा है। तो वहां से लगातार हम आप तक रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं। सुशांत सिन्हा वहां से लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। हर एक अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। प्राइम एट 4 में इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनके सम्मान में यहां गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाता देख रहे हैं। वहां आप जानते हैं कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भारत के प्रधानमंत्री को शिरकत करनी है, और वहां से हर एक अपडेट आप लगातार टाइम्स नाउ नव भारत पर देख रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दौरे पर हैं। यहां वो यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बायलैटरल मीटिंग करने वाले हैं, और इसके अलावा ऐलान मोदी, जिसका मतलब है हेलो मोदी, इस कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने वाले हैं। कार्यक्रम में यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय के करीब 65,000 लोगों ने रजिस्टर कराया है, और उनके बीच में मौजूद होकर वो उनसे बातचीत करने का, उनको एड्रेस करने का भी काम करने वाले हैं। प्रधानमंत्री 14 तारीख को अबू धाबी में देश के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे, और इसके बाद वो 1 दिन के दौरे पर कतर रवाना हो जाने वाले हैं। और कतर में जानते हैं आप, भारत के जो नौसैनिक हैं उनकी रिहाई और उनकी जो सजा थी वो माफ की गई है। ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है, और इस लिहाज से कतर दौरा भारत के प्रधानमंत्री का ये भी बहुत अहम। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये 7वां दौरा कर रहे हैं। पहली बार अगस्त 2015 में वो प्रधानमंत्री के तौर पर यूएई गए थे।
यूएई जहां करीब 35 लाख भारतीय रहते हैं और देश की कुल जनसंख्या का ये 30% है। भारतीयों की तादाद यहां किसी भी दूसरे देश की तुलना में सबसे ज्यादा है और इस लिहाज से भारत के प्रधानमंत्री की इस जगह विजिट अपने आप में बेहद बेहद महत्वपूर्ण। वो मंदिर जिसका उद्घाटन होना है, अबू धाबी पहला हिंदू मंदिर, और वहां की खासियत दिखाता ये जो बगल में आप अपने स्क्रीन में दाहिनी तरफ देख रहे हैं विंडो, उसमें आप वो मंदिर देख रहे हैं और बाईं तरफ भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये तो क्लीन फिट दे रहे होंगे ना। और अब आगे बढ़ें उससे पहले आपको यह भी बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कौन सा खास कार्यक्रम है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। तो अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा कार्यक्रम है। अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो बड़ा कार्यक्रम है, जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एहलान मोदी, जैसा मैंने आपको बताया, एहलान मींस हेलो, हेलो मोदी। 65,000 से ज्यादा भारतीय यहां मौजूद रहने वाले हैं और जैसा मैंने आपको बताया, यहां यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में किसी भी देश के सबसे ज्यादा लोग वहां के स्थानीय लोगों के अलावा जो हैं वो भारत के लोग हैं और ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री की वहां मौजूदगी बड़ी तादाद में, यहां 65,000 लोगों में महिलाएं भी होने वाली हैं जो वहां एहलान मोदी के इस कार्यक्रम में, हेलो मोदी के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली। और अब आपको सीधे अबू धाबी लेकर चलते हैं, दिखाते हैं वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोग किस तरीके से, किस शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लेकर भारतीय मूल के लोगों का जोश कितना हाई है, देखिए। एहलान मोदी कार्यक्रम हो रहा है और ये सारे लोग जो अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, कुछ अबू धाबी में रहते हैं, कुछ भारत से आए हुए हैं, कुछ दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। पहले एक बार आप लोग एक साथ एहलान मोदी बोल दें। एहलान मोदी, एहलान मोदी, एहलान मोदी। इस एहलान मोदी का मतलब है यानी मोदी जी आपका स्वागत है। अब ये बताइए आप कहाँ से हैं? जी मैं कश्मीर से हूँ, जम्मू कश्मीर। मैं कश्मीरी पंडित नेहा कौल एंड हम लोग यहाँ पर मोदी जी का स्वागत करने के लिए आए हुए। क्या भाव है नरेंद्र मोदी को लेकर, इतना क्रेज क्यों है लोगों में? जी जैसे भगवान का इंतजार वक्त करता है, वो हमारे भगवान है और हम उनके इंतजार में, इस्तकबाल में यहाँ पे खड़े हैं। वी आर वेटिंग ईगरली फॉर हिम। स्वागतम मोदी जी। अब बताइए, लोग भगवान से भी तुलना कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ, पर अभी अबू धाबी। अच्छा, एक बार जरा देखते हैं कौन कौन कहाँ से। आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ। गोवा। गोवा। आप? गोवा। गोवा। अहमदाबाद। अहमदाबाद। आप कहाँ से हो बेटा? हैदराबाद। हैदराबाद। आप? बड़ौदा, गुजरात। गुजरात। मुंबई। मुंबई। महाराष्ट्र, औरंगाबाद। बिहार से? बिहार, अभिषेक शर्मा। बहुत बढ़िया। कासिफ फ्रॉम बिहार। आंध्र प्रदेश। गुंटूर, आंध्र प्रदेश। केरला। केरला। बिहार। बिहार। अब देखिए, बिहार, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, सब जगह से लोग आए हुए हैं। कॉज बोलते हैं ना कि अनेकता में एकता, तो आज हम वही लेके आए हैं कल्चरल टीम ऑफ एहलान मोदी। हम दिखाएंगे अनेकता में एकता, और वो अनेकता में एकता यहाँ दिख भी रही है। आप अच्छा मुझे बताइए, आप लोग जब ये लोग बाहर से देखते हैं भारत में जो विकास हो रहा है, तो आपको ये भाव लगता है कि नहीं, इंडिया वहाँ पहुँच रहा है जहाँ बाकी कंट्रीज बहुत पहले पहुँच गई? बिल्कुल बिल्कुल लगता है। अभी देखिए नरेंद्र मोदी जी कतर से भी हमारे 8 लोगों को बचा के लाए हैं। दैट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट, क्योंकि पॉलिटिकली, सोशली, सब जगह इंडिया बहुत ज्यादा उन्होंने प्राउड फील कराया है। आपका क्या भाव है? हम भी बहुत प्राउड फील करते हैं और इस प्राउड की भावना से ही हम इधर आज आए हैं कि हमारा ये सौभाग्य है कि हम अबू धाबी में अभी 10 साल से रह रहे हैं, तो हमें प्रत्यक्ष उनसे मिलने का ये अवसर मिलेगा। जब मैं विदेश में जाता हूँ कवरेज के लिए, बहुत लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो लोग विदेश में रहते थे उनको देखने का नजरिया स्थानीय लोगों का यहाँ बदल गया। जैसे आप अमेरिका जाइए, यहाँ ऐसा हुआ है? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में जो बाहर के लोगों को भारत की तरफ देखने का नजरिया है बिल्कुल ही बदल गया। जैसे एयरपोर्ट पे भी जाते हैं, जब इमिग्रेशन ऑफिसर होता है, उसको कुछ पता हो ना हो, बोलता है यू आर फ्रॉम मोदी। ही डजंट नो इंडिया बट ही नोज द मोदी। सो वी ऑल आर बीइंग प्राउड दैट एवरीवन नोइंग अस एज अ मोदी। सो दे आर सीइंग अस वेरी इन अ डिफरेंट वे, नॉट लाइक इंडिया जो पीछे पहले होता था चूहों का देश, वो नहीं है, मदारियों का देश नहीं है। इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री। सो लोगों का आपको लगता है इंडिया को लेकर लोगों की सोच बदली है? सुशांत जी, इंडिया आज पूरे वर्ल्ड वाइड नेक्स्ट लेवल पे है। आइदर वी टॉक अबाउट द रिस्पेक्ट, ग्रोथ एंड एवरीथिंग।
आप जहां भी जाएंगे इंडिया का परचम लहरा रहा है एक नेक्स्ट लेवल पे। आप किसी से भी पूछेगा, हर एक इंडियन से वर्ल्ड वाइड सबकी सोच बदल चुकी है। अभी आपको साउथ में काम हुआ है? बहुत अच्छा हो रहा है अभी तो बहुत डेवलप हो रहा है साउथ में पूरा एकदम मोदी का हवा चल रहा है। और अब इस खबर के बाद अगली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां जोरदार हंगामा जारी है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। बशीरहाट में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। संदेश खाली हिंसा के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। लाठीचार्ज में कई महिला कार्यकर्ताओं के जख्मी होने की खबर भी है। यहां पर आप देख रहे हैं वो तस्वीरें। न्याय मांगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठी। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। बशीरहाट में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। संदेश खाली हिंसा के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे। यहां पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। तस्वीरें दिखा रही हूँ, कुरुक्षेत्र के मैदान में तब्दील हुआ है ये पूरा इलाका। बसीरहाट पुलिस सुपरिंटेंडेंट के दफ्तर के बाहर बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजुमदार को जो है यहाँ पर थाना घेराव करना था और उससे पहले ही पुलिस के तरफ से अनाउंसमेंट्स की जा रही थी कि धारा 144 लागू है इस दफ्तर के बाहर, लिहाजा वो यहाँ तक नहीं आ सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जो है आगे बढ़ते रहे और ये पूरा जो है आज का धरना प्रदर्शन हो रहा है संदेश खाली के उस इशू पर। और आपको बता दें कि उनके तरफ से जो है जो कार्यकर्ता है उनके तरफ से जो है पथराव किया गया पुलिस पर और लगातार जो है कई मिनटों तक जो है पथराव जारी रहा। पुलिस को जो है अपने तरफ से जवाबी कार्रवाई में जो है टीयर गैस शेल्स को फायर करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा। हमने तस्वीरों में दिखाया किस तरह से जो एक महिला जो है वो जख्मी हुई। और आगे आपको दिखाने वाले हैं मोदी की गारंटी पर कैसे घिरे तेजस्वी यादव। लेकिन पहले देखिए पुणे में कैसे हुआ भीषण ट्रेन एक्सीडेंट। महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा हो गया। पुणे रेलवे जंक्शन यार्ड में खड़ी एक ट्रेन में भीषण आग लग गई। आग की लपटों को देखकर प्रशासन में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कई कोच जलकर राख हो गए। राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। राजस्थान के कोटा में एक और छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ये इस साल का चौथा मामला है। छात्र 12th के साथ साथ जेईई की तैयारी कर रहा था। सुबह जब घर वालों ने छात्र को कॉल किया तो उसने कॉल नहीं उठाया। बार बार कॉल नहीं पिक करने पर घर वालों ने परेशान होकर हॉस्टल वार्डन को फोन लगाया, जिसके बाद छात्र को पंखे से लटका हुआ पाया गया। यूपी एटीएस ने अवैध रूप से हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्था हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन चारों की गिरफ्तारी मुंबई से हुई है। संस्था पर अवैध रूप से प्रमाण पत्र जारी करके अवैध वसूली करने का आरोप है। उत्तर प्रदेश में हलाल प्रमाणित उत्पादों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध है। महिला ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो शख्स ने महिला को चप्पल से पीट दिया। महिला से हैवानियत का यह मामला राजस्थान के विजयपुरा का है। पीड़ित महिला कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र पर काम करती है। महिला का आरोप है कि कंप्यूटर संचालक अक्सर छेड़खानी करता था और जब उसने इसका विरोध किया तो वो चप्पल से पीटने लगा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्राइमेट 4 बिहार में नीतीश के फ्लोर टेस्ट में पास होने से विपक्ष के मंसूबों पर पानी फिर गया। कल आपने तेजस्वी यादव की हताशा वाला भाषण विधानसभा में सुना होगा। मोदी की गारंटी से घबराए तेजस्वी के तंज पर बीजेपी ने आज कैसे पलटवार किया, ये भी सुनिए। किसी भी बिहार में बच्चा से पूछ लीजिए कि क्या होने जाएगा, नीतीश जी पे भरोसा है कि नहीं है, वो क्या क्या शब्द का प्रयोग करेगी जो हम लेना नहीं चाहते। नीतीश कुमार फिर नहीं पलटेंगे। मोदी की गारंटी है कि अब आप अभी सरकार में नहीं आएंगे। मोदी की गारंटी ये जरूर है। कल कांग्रेस का हाथ छोड़ने वाले अशोक चौहान आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते दिखाई दिए। अशोक चौहान को मुंबई में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। यहां वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से उनको अंगवस्त्र पहनाया गया भारतीय जनता पार्टी के निशान वाला और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। यहां पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अशोक चौहान का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का मतलब महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका। चौहान की गिनती कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में होती थी जो मराठवाड़ा में उसकी मजबूत पकड़ बनाते थे। यानी कांग्रेस के मराठा वोट बैंक में सीधे और ज्यादा सेंध लगने वाली है। जरा सुनिए इसको। सबका साथ सबका विकास, ये भूमिका लेकर प्रधानमंत्री जो पूरे देश भर में
जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग अपनी छवि बनाकर एक अच्छा काम करके दिखाया है। निश्चित तौर पर इम्प्रेस हूँ, निश्चित रूप से इम्प्रेस हूँ मैं, उसमें कोई अलग भूमिका नहीं है। जो अच्छा होता है तो अच्छा ही बोलना चाहिए, जो खराब है तो कभी शिकायत भी हमने की है, मैं ना नहीं बोलूंगा। मिलिंद देवड़ा के साथ जनवरी में कहानी शुरू हुई थी और फरवरी आते आते वैलेंटाइन डे के एन पहले देखिए ये क्या झटका कांग्रेस को मिला और चौहान के बीजेपी में शामिल होने से किसे कितना फायदा होगा। क्या महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के मिशन 45 को पूरा करेंगे अशोक चौहान? क्या उनकी भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण रहने वाली है? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र में बड़ा झटका कांग्रेस को लग गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे ताकत मिलेगी अशोक चौहान के शामिल होने से, ये बात समझा जा रहा है। ये भी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जाहिर है एनडीए का कुनबा और बड़ा होगा, मजबूत होगा, वोटर्स कुछ और आएंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए ये मराठवाड़ा में एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। इंडी गठबंधन और कमजोर हो जाएगा। कांग्रेस के लिए जाहिर है ये बुरी खबर है और भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत को और मजबूत इस लिहाज से कर रही। मिलिंद देवड़ा और बाबा सिद्दीकी के बाद अशोक चौहान, जैसा मैंने आपको बताया, और केवल 2 महीने के भीतर महाराष्ट्र कांग्रेस में 24 से पहले इस्तीफों की हैट्रिक हो गई है। लेकिन यह सिलसिला अभी रुकने वाला है ऐसा नहीं, यह दावा खुद देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। भविष्य में बहुत बड़े पैमाने पर उनके साथ देने वाले, उनके प्रभाव से राजनीति करने वाले ऐसे कई कद्दावर नेता और कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि उनके प्रवेश के कारण महाराष्ट्र में और विशेष रूप से मराठवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो महायुति है इसको निश्चित रूप से फायदा होगा। प्राइम एट 4 में अगली खबर यह है कि हल्द्वानी हिंसा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जेसीबी मशीन के ड्राइवर की चौंकाने वाली गवाही सामने आई है। जेसीबी ड्राइवर महेंद्र ने बताया, फोन से बुलाए गए दंगाई, दिन में हम पर पथराव हुआ, रात में पेट्रोल बम फेंके गए, हेलमेट पहने होने के बावजूद सिर पर 60 टांके आए हैं। 8 फरवरी की शाम बनभूलपुरा इलाके में जिस जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा था, उस जेसीबी मशीन के चालक महेंद्र ने टाइम्स नाउ नवभारत पर बड़ा खुलासा किया है। जेसीबी मशीन पर जमकर पथराव किया गया, जेसीबी चालक महेंद्र घायल हो गया, उसके सर में टांके लगे हुए हैं। एक बकेट रखने के बाद हमारे ऊपर पथराव चालू हो गया। गलियों से, छतों से, बच्चे, औरतें सब पथराव कर रहे थे हमारे ऊपर। अचानक इतनी संख्या में लोग वहाँ कैसे आ गए? अचानक क्या बुलाए होंगे उन लोगों ने, क्योंकि इन लोगों को फोन कर दिया है सबको। सबकी दुकानें 5:30 बजे बंद हो गई हैं, तो 5:30 बजे बंद होने का कोई कारण तो होगा। और हल्द्वानी हिंसाकांड में एक्शन की बड़ी खबर सामने आई है। हिंसा के मास्टरमाइंड को सरकारी अल्टीमेटम मिला है। 2.44 लगभग 2.5 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस दिया गया है। हल्द्वानी हिंसा में हुए नुकसान की वसूली का नोटिस दिया गया है। 15 फरवरी तक जमा न करने पर एक्शन लिया जाएगा। हल्द्वानी नगर निगम ने हिंसाकांड के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि उसके इशारे पर अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस टीम पर साजिश के तहत हमला बोला गया, जिसमें जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है। धामी सरकार इसकी पाई वसूलेगी। 2.5 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया गया है। एक तय समय में ये रुपए देने होंगे, भरपाई करनी होगी इस नुकसान की, वरना अब आगे भी एक्शन लिया जाएगा। जो सिटीजन्स हैं, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स है, वो भी आगे आए और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें। हमें बताएं कि कौन इस मॉब में लोग थे, उनके पास असला कहां से आए, अगर वो असला के बारे में उनको जानकारी है, जो हमारा एम्यूनिशन लूटा गया था थाने से, उसके बारे में हमें उनको जानकारी है, तो उसमें वो पुलिस की मदद करें।